हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे एंड आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। तो बच्चों, ग्रेविटेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर पर। तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर ग्रेविटेशन में मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई ग्रेविटेशन होता क्या है। जस्ट आई विल टेक फ्यू मिनट्स टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि इस पूरे यूनिवर्स में सारी बॉडीज़ के किन्हीं 2 बॉडीज़ के बीच में लग रहा है, जिसके कारण कोई भी 2 बॉडीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें बच्चों कि भाई प्लैनेट्स जो हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो आपस में कैसे कनेक्ट कर रही हैं, वो कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एक दूसरे पर, तो उसको हम ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ये अंतर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने जो है ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक लॉ दिया था जो कि कहलाया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये लॉ बहुत ही सिंपल है, ये पूरे यूनिवर्स में ये वाला लॉ जो है ये चलता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक हेडिंग हम डाल देते हैं यहाँ पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शॉर्ट में फटाफट से पढ़ लेते हैं भाई ये है क्या ये वाला लॉ, और इसका मैथमेटिकल जो है स्टेटमेंट है क्या बच्चों। ये वाला लॉ कहता है कि भाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये मास जो है, ये वाला जो फोर्स है ये किन्हीं 2 बॉडीज को उनके मास के ऊपर जज करता है। मतलब अगर 2 बॉडीज इनका मास बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर 2 बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनके इसका मतलब ये है कि उनका मास क्या है, वो कम है। एक फैक्टर और जो इस फोर्स को इन्फ्लुएंस करता है वो है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो घटती जा रही है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साथ में एक कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है जो कि है जी। ये कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सेम है, जो कि एक्सपेरिमेंटली जज की गई है। वो वैल्यू है G = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलती है बच्चों। इसके बाद जो है हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे थे। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ आपको मेरी लास्ट 2 वीडियोस ज़रूर देखनी है बच्चों। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्री फॉल क्या होता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है कि ओनली उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, उस पर सिर्फ अर्थ ही क्या कर रही है, अपना फोर्स लगा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल जो है वो मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फ्री फॉल पढ़ने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लगाती है अर्थ, जो कहलाता है, जिसके कारण उसमें एक एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन G एंड G। मतलब ये वाला जो G है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वाला जो G है ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इन दोनों में जो रिश्ता है वो रिश्ता बहुत प्यार का है, G = Gm/r²। तो ये जो है ये रिलेशन है इन दोनों में। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि भाई ये जो G है, ये जो छोटा वाला जो G है ये बहुत नालायक है। नालायक इस सेंस में है कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं रहती, ये अपना रूप बदलता रहता है। मतलब अगर वो अर्थ से ऊपर चले जाओ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अर्थ के नीचे चले जाओ तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अर्थ के पोल पर चले जाओ तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थ के इक्वेटर पे चले जाओ तो फिर इसकी वैल्यू घट जाती है। मतलब देयर इज अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी
फाइन। तो उसके लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन प्रूव करके दिखाया था। मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेटर पे और पोल पर जी की वैल्यू का क्या फ़र्क पड़ता है, और जब हम अर्थ से h ऊंचाई पर ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो स्लोली क्या होता है, कम होता जाता है। फाइन, जिसके कारण हमारे वेट पर भी फर्क पड़ता है। तो बच्चों अभी इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ये जस्ट एक आपके लिए जो कह सकते हो कि सैम्पलिंग था ऑफ लास्ट वीडियोस। हाँ, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो। अब बच्चों मैंने अभी एक लाइन ये बोली थी कि भाई जी की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। जो जी की वैल्यू चेंज होती है उसमें हम लोग ऑलरेडी एक डेरिवेशन कर चुके हैं। वो डेरिवेशन हमें ये बता रहा है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कैसे घट रही है। तो चलिए अभी हम ये प्रूफ करके देखते हैं कि जब हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं, लाइक अभी हम लोग रह कहाँ रहे हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं, जो गोल गोल से है ना ग्लोब टाइप का जो आपको दिखता है, हम लोग उसके सरफेस पर रहते हैं। फाइन, तो अगर हम अर्थ को डिग करें मतलब हम अर्थ के नीचे जाएं तो जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू पर क्या फर्क पड़ने वाला है। चलो एक डेरिवेशन करते हैं। सो हेडिंग हम डालेंगे इफेक्ट ऑन ग्रेविटी एट डेप्थ। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ योर चैप्टर। आप कहीं भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं ये टॉपिक पढ़ूं या ये टॉपिक मैं ना पढ़ूं। आपको जितना मिल रहा है इधर उधर से आप सब कुछ कलेक्ट करो अपने लिए, एंड यू फिल योर सेल्फ विद नॉलेज, एंड देखो आपकी क्या पर्सनालिटी उभर करके आती है। फाइन, तो चलो हम देखते हैं कि हमने मान लिया ये अर्थ है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये अर्थ है तो मैंने माना कि अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। मैंने मान लिया कि जो अर्थ है इसका मास क्या है, कैपिटल M है, और मैंने माना जो अर्थ की रेडियस है वो है R। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मैंने माना कि अगर कोई बंदा अर्थ के सरफेस पर है, फाइन, तो उस पर अर्थ कितना जी लगाएगी, वो लगाएगी स्मॉल जी। फाइन, नाउ वी नो, हमें ऑलरेडी पता है बच्चों कि जो जी होता है दैट इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। वी ऑलरेडी नो, हमें ऑलरेडी रिलेशन पता है जी और जी में, ठीक है, तो उसका फायदा हमने उठा लिया। नाउ ये जो मास होता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मैंने एक चीज़ और मानी, मैंने माना कि क्योंकि अर्थ जो है, मैंने मान लिया भाई अर्थ मुझे पता है कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, बट इवन देन क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है उसके पोल और इक्वेटर की रेडियस में, तो हमने मान लिया, हमने फिजिक्स में माना कि भाई अर्थ एक क्या है, स्फेयर है, एक गोला है, और इस स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4π3 πr3। और मैंने ये भी माना कि ये जो अर्थ है इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में बच्चों मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4/3 πr³ इंटू रो। ये हो गया इसके मास का फॉर्मूला। अब इस मास के फॉर्मूले को हम इक्वेशन 1 में पुट करके जी की वैल्यू निकाल देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 G इज इक्वल टू G, M के प्लेस पे हमने रख दिया 4/3 πr³ रो अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर से R³ कैंसिल हुआ तो मुझे मिला G 4πr रो अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ G, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमने माना कि हम अर्थ को डिग करते करते हमने माना कि अर्थ के हम नीचे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई हमने h गहराई तक उसको क्या कर दिया, खोद दिया। अर्थ के हम h हाइट तक नीचे पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा r - h।
और अब हमारे पास एक नया गोला बन गया और मैंने मान लिया कि भाई इस नए गोले का जो मास है वो है m डैश। डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है इसलिए डेंसिटी सेम रहेगी, बट हाँ मास घट जाएगा क्योंकि अब हम नीचे आ चुके हैं अर्थ में, ठीक है। तो नाउ मास जो नेक्स्ट मास है वो है m डैश। तो मास का फॉर्मूला बट सेम है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, r की जगह हमें क्या रखना चाहिए भाई r, अब हमारा ये स्फीयर है और इस स्फीयर का मास ये है r माइनस एच, तो r माइनस एच रख दिया, इसका क्यूब एंड डेंसिटी क्या हो गई सेम। नाउ ऐसा माना कि यहाँ पर आते ही जो g की वैल्यू है वो हो जाती है g डैश, तो g डैश इज इक्वल टू g, ये मास जो है ना बच्चों ये चेंज हो गया m डैश हो गया और ये जो रेडियस है ना ये हो गई है r माइनस एच का होल स्क्वायर। फाइन, अब g m डैश की जगह हम क्या रख दें यहाँ पर 4/3 पाई r माइनस एच का होल क्यूब रो अपॉन r माइनस एच का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना आया g अपॉन 3 4 पाई r माइनस एच इंटू रो। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ क्योंकि हमें ये निकालना है कि भाई हम अर्थ के जब डेप्थ पे जा रहे हैं तो g की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से कर दिया डिवाइड। चलो करके देखते हैं। तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू g 4 पाई r माइनस एच रो अपॉन 3, g 4 पाई r रो अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 4g पाई g r माइनस एच रो। बच्चों मैं बहुत एकदम से नहीं करूँगी, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ऐसे करूँगी। तो 4 पाई g r रो, देखो 4 पाई से 4 पाई g से g कैंसिल, रो से रो कैंसिल। नाउ हमें एक यहाँ पर मिला है g डैश अपॉन g की वैल्यू जो है वो है r माइनस एच अपॉन r, ठीक है। नाउ बच्चों मैं यहाँ पर r डैश इक्वल टू, देखो r अपॉन r करेंगे ना बच्चों तो 1 मिलेगा, तो 1 माइनस एच अपॉन r इंटू जी, ये हमें वैल्यू मिल गई g डैश की। अब एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में सोचो, g डैश की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है जब हम 1 में से किसी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अब हाइट जो होगी ऑब्वियसली बात है आप अर्थ के नीचे कितना चले जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके सेंटर पे चले जाओगे या फिर सेंटर से ऊपर ही रहोगे। तो h की वैल्यू ऑब्वियसली r से या तो कम होगी या फिर h की वैल्यू जो है r के बराबर होगी। अगर h की वैल्यू r से कम होती है केस नंबर 1, तो जाहिर सी बात है बच्चों इस वाले नंबर की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अगर बच्चों इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो 1 से अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, और जब हम डेसिमल से g को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो उसकी वैल्यू g से छोटी आएगी। फाइन, इसको दिमाग में आपको कैलकुलेट करना है कि अगर 1 में से हम किसी पॉइंट डिजिट को माइनस करें तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और किसी 1 से छोटे नंबर से अगर हम 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी 9.8 से कम ही आएगी, ये डेफिनेट है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारा जो तथ्य था, हमारा जो कथन था कि भाई g की वैल्यू नीचे जाने पर, अर्थ के नीचे जाने पर घटती है, वो प्रूफ हो चुका है, क्योंकि g डैश की वैल्यू अगर कम हो रही है यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट था दैट इज राइट। फाइन, तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग एक केस ले लेते हैं। केस हमारा क्या है, हमने माना कि भाई हमारी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जो इतना शौकीन है एडवेंचर करने का कि भाई उसने अर्थ को जब डिग करना शुरू किया तो भाई वो डिग करते करते कहाँ पहुँच गया, सेंटर पे पहुँच गया। मान लिया सेंटर ओ है, अब सेंटर ओ पे पहुँच गया। अब सडनली उसको फील क्या होगा, क्या उसको अपना वेट फील होगा? सोचो, उसको अपना वेट फील नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि
एक कारण देखो बच्चों, यहाँ हम इस फॉर्मूले से कारण बताते हैं क्योंकि जी डैश इज इक्वल टू होता है जी 1 माइनस एच अपॉन आर। अब अगर वो बच्चा नीचे जा रहा है, अर्थ के इतनी हाइट पे नीचे चला जा रहा है कि वो रेडियस पे पहुंच जा रहा है, सेंटर पे पहुंच जा रहा है, तो ऑब्वियसली एच आर के बराबर हो गया। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, यानी कि जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1। तो यानी कि बच्चा जहाँ पहुँचा है वहाँ पर ग्रेविटी हो गई 0। 0 इंटू जी मीन्स 0। अगर ग्रेविटी 0 हुई तो उसका वेट जो उसको फील होने वाला है ना, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो जी तो है ही नहीं सेंटर पर, अगर जी नहीं है सेंटर पे तो वेट भी नहीं है सेंटर पे। समझ में आया? आई नो आप सबको समझ में आया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। फाइन। नाउ अगर हम ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चलेंगे, ठीक है। हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पता चलेगा और फिज़िक्स में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होता है बच्चों किसी एक चीज़ के लिए। जैसे आपकी जो फिज़िक्स है, अभी बेसिक फिज़िक्स चल रही है, जैसे स्लोली आप लोग आगे बढ़ोगे, आगे की क्लासेस में जाओगे तो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट दिखाओ, सो यू कैन मेक योर करियर फॉर दैट। जैसे आपको लगता है कि आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन बी द एस्ट्रोनॉट, यू कैन वर्क फॉर दैट, मे बी यू डू एनी डिस्कवरी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो वाई नॉट डेवलप योर इंटरेस्ट राइट नाउ एंड गो अहेड। नाउ बच्चों हम दो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में और लास्ट वीडियो में भी, जो कि स्मॉल जी और कैपिटल जी है। उनके बीच का रिलेशन हमने पता लगा लिया है, जो है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अगर दो बॉडीज़ जो कि डिफरेंट बॉडीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि अगर उनके बीच में रिलेशन है तो कुछ डिफरेंसेस भी होंगे? ऑब्वियसली अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर भी होगा। तो देखते हैं कि भाई स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। स्मॉल जी जो होता है, पहला डिफरेंस आप लिखोगे, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप पहला नंबर यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक बात हो गई, एक पॉइंट हो गया। नंबर 2, इट इज शोन बाय जी। भाई हम लिखते कैसे, हम इसको जी लिखते हैं, ठीक है। नंबर 2, इट इज, भाई इट इज का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज शोन बाय कैपिटल जी। फाइन। नाउ its value is not fixed on the surface of earth G is 9.8 meter per second square. Fine. Its value is fixed in whole universe, which is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Fine. Now its value
0 at the center of earth. Okay, its value cannot be 0. फाइन, तो ये जो है ये कॉमन डिफरेंस हो गए दोनों में कि लिखने के लिए तो आप 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हो, बट इतना ज़्यादा अभी इतना ही ओके है कि भाई ये सारे डिफरेंसेस आप छोटे जी और बड़े जी में पढ़ लो कि भाई ये क्या है और ये क्या है। भाई ये 0 हो सकता है, ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू फिक्स है और सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर इतनी है, इसकी वैल्यू इसकी फिक्स नहीं है और इसकी वैल्यू क्या है पूरे यूनिवर्स में फिक्स है और ये कांस्टेंट है, जबकि ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते फटाफट से। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं और इसको करने की कोशिश पहले आप करना, फिर मैं करती हूँ। अच्छा, एक न्यूमेरिकल जो है जो कि बेस्ड है किस पर, रिलेशन पर, इन दोनों के रिलेशन पर। व्हाट विल बी the value of G of a body on a planet whose mass is 1/9 of the mass of earth and whose radius is half of that of earth। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है आप इसे कर पाओगे? चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, क्लास 9th में अभी से पढ़ना सीखो, क्वेश्चंस को मीनिंग निकालना सीखो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑफ अ बॉडी ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज 1/9 ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं इसके सॉल्यूशन में कि हमने माना भाई अर्थ का जो मास है वो है m और अर्थ की जो रेडियस है वो है r। तो हमने मान लिया भाई अर्थ के सरफेस पर जो g है वो है gm/r²। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या कहती है? वो कंडीशन ये कहती है कि भाई मास जो है ना प्लैनेट का वो मान लिया m' है, तो m' जो है ना वो अर्थ के मास का 1/9 है, यानी कि m/9 है, और इसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस की हाफ है। तो मैंने माना इसकी रेडियस r' है और अर्थ की रेडियस r का हाफ है। फाइन, तो मान लिया भाई उसके सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो है g' इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, gm'/r², क्योंकि g तो सेम रहेगा, g की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, है ना। तो gm' के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, m/9, और r' के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, r/2 का होल स्क्वायर। मैथ लगाओ थोड़ी, मैथ कैसे लगाएंगे, gm/9 इंटू ये r/2 का स्क्वायर का क्या चक्कर है, इट इज r²/4, है ना। समझ में आया या नहीं आया? भाई r/2 का स्क्वायर करोगे तो r²/4 बनेगा, ठीक है ना। ये जो 4 है ना इसको ऊपर ले जाते हैं, 4/9 gm/r²। अब बच्चों ये वैल्यू आ गई g' की। अब एक चीज़ आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि gm/r² जो है वो वैल्यू किसकी है, g की। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 g, यानी कि जो ग्रेविटी होगी, g की जो ग्रेविटी होगी किसी भी प्लैनेट पर वो हो जाएगी 4/9 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द
अर्थ। तो क्या ये क्वेश्चन सिंपल था? हाँ था। अब अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन है कि भाई आप वहाँ पर जी निकालो जहाँ पर अर्थ का मास ये हो जा रहा है या अर्थ की रेडियस का इतना हो जा रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। दिस वॉज जस्ट अ सैम्पल टू यू, सो इट इज़ इन योर हैंड कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करने वाले हो और आप इसको अपना कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने वाले हो। तो क्लास 9th आज के लिए इतना मैटर बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो जहाँ पर हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपकी नॉलेज को और भी इंक्रीज करेंगे। सो कीप कनेक्टिंग विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय।